नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 2011 दिसंबर मंथ का है। बाकी हम लोग ने 2010 से स्टार्टिंग की है और 2010 से 11, 12, 13, 14, 15 और अभी तक जितने प्रश्न पत्र हो चुके हैं 2021 तक, सारे प्रश्न पत्रों की हम लोग व्याख्या करेंगे और उसको हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में बहुत अच्छी हो जाए। और इससे आप अपनी तैयारी की जांच भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपके 50 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राहुल सक्रात्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा, पुष्य, शालिभद्र, सूरी या फिर स्वयंभू? आप इसका मन में उत्तर दीजिए, नहीं तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, उसमें आप अपना आंसर लिखते जाइए। और लास्ट में प्रश्न नंबर जब मैं 50 करवाऊंगी तो लास्ट में आप चेक कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? राहुल सक्रात्यायन ने। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी? तो जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है वो भाषा है आपकी ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा नहीं है। अवधी भाषा किस बोली की है? तो ये आपकी हो जाएगी पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाएगी। बाकी ये सारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी सभी 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। और कितनी भाषाएं हैं टोटल, आपको ये पता होना चाहिए, और अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली? तो जो बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है वो है बुंदेली, और भोजपुरी, मगही और मैथिली ये सारी आपकी बिहारी उपभाषा वर्ग में आती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? मैंने आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड किया था और मैंने आपको याद भी कराया था शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि उसका जो आपका अष्टछाप के 8 कवि, उनका क्रम क्या है और उनके नाम क्या है। मैंने आपको वो पूरा कंठस्थ करा दिए थे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वो उसको अच्छे से पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मल्लुक दास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कुम्मन दास? तो जो शामिल नहीं है वो है मल्लुक दास। इसको जरूर आप देख लीजिएगा। इसलिए कहते हैं प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, धीमे से पढ़ना है, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है। कभी कभी आप नहीं देखते हो और जैसे देखा अष्टछाप का कवि पूछ लिया तो सूरदास आपने लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से प्रश्न पढ़ना है और उसका उत्तर आराम से देना है। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो आपका मल्लुक दास हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु या फिर काव्य निर्णय? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये द्विवेदी युग के हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? बिना ऑप्शन देखे ही समझ में आ जाएगा, अंग्रेय की पंक्तियाँ हैं। पंक्ति भी है और ये एक तरीके से उनकी रचना का नाम भी है, मैं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिप्टा रजाई में? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। किसकी रचना है आपको बताना है, ये रचना किसकी है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर चाहिए मुझे। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुमलता? बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि ये हम 2011 का प्रश्न पत्र कर रहे हैं। आपको याद रहे जितने भी आपके प्रश्न 2010 के हैं, अब फिर 11 का, 12 का, 13 का, ये सारे प्रश्न पत्र आपको इजी लगेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। उसके बाद से जब आज का अभी के आप प्रश्न देखेंगे 2020 से 2021 का, 2019 का, तो वो प्रश्न थोड़े से आपके एक तरीके से आपकी विधाओं के अंतर्गत जो आप उनका कथ है उनसे प्रश्न आ रहे हैं। तो एक तरीके से नेट जेआरएफ का पेपर स्तरीय पेपर तो माना
माना जाता था और अभी एक तरीके का बहुत ही अच्छा स्तरीय पेपर हो गया है। तो आपको जब तक इसको एकदम गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पेपर आपके लिए कठिन होगा। इसीलिए डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करते हुए आप इसकी तैयारी करते जाएंगे तो आपका पेपर ये निकल जाएगा। फिर प्रश्न नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग्यवती। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या फिर निर्मल वर्मा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताना है आपको। अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर काशी प्रसाद जायसवाल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त इंदु पत्रिका के संपादक हैं। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग या फिर एक कंठ विषपाई। नाट्य काव्य नहीं है, बाकी सब नाट्य काव्य हैं लेकिन एक इसमें से रचना है जो नाट्य काव्य नहीं है। तो उसका उत्तर आपको बताना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर व्रंत और विकास। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्रंत और विकास। नेक्स्ट, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है आपको। नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ रॉय या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा की रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट का, पंडित राज जगन्नाथ का, विश्वनाथ का या फिर क्षेमेंद्र का। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? जो रस सूत्र के व्याख्या इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। भट्ट लोलट का, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, ये सारे रस सूत्र के व्याख्याता हैं। और कौन सा रस सूत्र था? जो भरत मुनि ने दिया था रस सूत्र। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग का आदर्श, रस निष्पत्ति ही। तो इसकी व्याख्या की थी किन्होंने की थी? 4 लोगों ने की थी। उनका नाम है भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, शंकुक और आचार्य भट्टनायक। तो ये सारे चारों आचार्य थे। जो इनमें से व्याख्याता नहीं है तो वो हो जाएगा आपका वामन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, लुकाच या फिर क्रोचे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका I.A. रिचर्ड्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और कुरुक्षेत्र। इसका समय, प्रकाशन वर्ष आप देख लीजिए। जो प्रिय प्रवास आया था वो आपका आया था 1914 में। फिर साकेत तो है वो आई थी 1931 में रचना आई थी। किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त की है। और 1936 में आई थी कामायनी, 1936 में किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की। और 1946 में आई थी कुरुक्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में ये जो मैं बता रही हूँ क्रम लिखते जाइए, क्योंकि आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, बार बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए इसका अभ्यास जितना करेंगे उतना आपको चीज़ें आसानी से स्मृति पटल पर अंकित होती चली जाएंगी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। और कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो जो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण और भारतोदय। तो चलिए इसका देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष 1873 में आई थी ये हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873। उसके बाद आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार इससे प्रश्न आपका बन भी चुका है। ये आई थी आपकी 1881 में। उसके बाद में आपका आया था ब्राह्मण पत्रिका आई थी। ये प्रताप नारायण मिश्र के इसके संपादक थे। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1883 में, 1883। और उसके बाद में भारतोदय आया था। भारतोदय जो पत्रिका थी वो सीताराम शर्मा की है और ये 1825 में आई थी, 1885 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित रचनाकारों को सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो यहाँ रचनाकारों का जो क्रम है उसको देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली। तो इनका जो जन्म है उनका देखते हैं। ईलाचंद जोशी का जन्म हुआ था 1902 में।
उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म हुआ था 1910 में। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में। और नरेंद्र कोहली का जन्म हुआ था 1940 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। रामचरित के कांडों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। बहुत आसान भी है, जिसने अगर पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। और इसकी ट्रिक भी बहुत आसान सी है। इसका जो सही जो अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता देती हूँ आपको, बाघ सल्लू। इसको आप याद कर लीजिए। आपका ये क्वेश्चन कभी सपने में भी गलत नहीं होगा। बी से हो जाएगा आपका बालकांड, ए से आपका हो जाएगा अयोध्या कांड, फिर आपका जो ए है ये आपका हो जाएगा अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदर कांड, एल से लंका कांड और लास्ट में उत्तरकांड। ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। कहीं से भी कैसे भी अनुक्रम वाले प्रश्न में अगर आ जाएगा तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इन कवियों का सही अनुक्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति, रसखान, केशव दास और द्विजदेव। विद्यापति का जन्म हुआ था आपका 1350 में, इसको आप नोट कर लीजिए, 1350 में हुआ था। फिर रसखान जी का जन्म हुआ था 1533 में। केशव दास का जन्म हुआ था 1555 में। और आपका द्विजदेव का जन्म माना जाता है 1820 में। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो नाटक हो जाएंगे वो आपका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में और कहे कबीर सुनो भाई साधो। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। कब आई थी? 1880 में आई थी। फिर स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1928 में आई थी। कबीरा खड़ा बाजार में ये आपकी भीष्म साहनी जी की रचना है और ये आई थी 1972 में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो ये रचना नरेंद्र मोहन की है, 1987 में आई थी, 1987 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इधर उपन्यास लिखे हुए हैं, ये आप अपने मन से बताइए, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसका उत्तर आप बताइए मुझे। अगर आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे, जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगी चीज़ें। इसलिए बार बार कहते हैं कि खोजिए, अभ्यास कीजिए, पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ढूंढिए। क्योंकि मैं आपको होमवर्क या फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखने, क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीज़ें आपके सामने आएंगी साहित्य की, और जितनी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गुजरेंगी उतनी चीज़ें आपके स्मृति में छपती चली जाएंगी। इसीलिए बार बार अभ्यास कीजिए और पढ़ते खूब अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो इसका मैंने पेंडिंग रखा है 27। अगर आपको उत्तर मिल गया तो वेरी गुड, नहीं तो अगर नहीं मिला आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम इसका हमको उत्तर नहीं मिला, इसका उत्तर बताइए, तो मैं आपको बता दूंगी कि इसकी रचना, प्रकाशन वर्ष क्या है और उसके उपन्यासकार का नाम क्या है। बहुत आसान है और ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। प्रश्न नंबर 27 ये आपका मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ, और होमवर्क यही है कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ये तो बहुत आसान है, ये भी आप बता ले जाएंगे, नो डाउट आप बता ही ले जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। पहली बात तो पंच परमेश्वर आई थी, प्रेमचंद की है। उसके बाद में आपका पर्दा कहानी थी आई थी, यशपाल की है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। और पाल गोमरा का स्कूटर, ये एक तरीके से आपके लिए नई कहानीकार होंगे, ये उदय प्रकाश की रचना है। तो जो पंच परमेश्वर आई थी वो आई थी आपके 1916 में। फिर पर्दा कहानी यशपाल की 1944 में आई थी। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा सबको पता होगा 1960 में आई थी। और पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना है, 1997 में आई थी, 1997 में। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है अब 29। निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इधर निबंधकार दिए गए हैं आपका, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 में, 1865। सरदार पूर्ण सिंह का 1875। और इसका जन्म सरदार पूर्ण सिंह, एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म आपका डाउटफुल है। श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था 1875 में।
लेकिन इसको मैं देख लूँगी एक बार किसका जन्म क्या है, थोड़ा सा क्लैश हो रहा है ये। बाबू गुलाब राय का तो कंफर्म है 1888 में, तो इसके आधार पर इनका जो जन्म है वो यही सही हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का 1875 में है, और जहाँ तक इनका जन्म है आपका श्याम सुंदर दास का 1881। बाकी एक बार आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करूँगी कि इनका जो क्रम है ये सही है कि नहीं। इसको हम डाउट में ले लेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। वैसे इसका उत्तर यही होगा, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भरत मुनि, भामा, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। तो ये आचार्य दिए गए हैं, तो इनको आपको अनुक्रम में लगाना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, भरत मुनि, फिर भामा, अभिनव गुप्त और लास्ट में आपका आएगा विश्वनाथ। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी के हैं, सभी को पता है, द्वितीय शती के हैं। उसके बाद में आपका भामा जो है वो 6वीं शताब्दी के हैं, और अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य आते हैं, और जो विश्वनाथ हैं ये आपके 14वीं शताब्दी के हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। तो पगडंडियों का जो जमाना है ये आपकी रचना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये रचना है आपकी हरिशंकर परसाई की। उसके बाद में अंगद का पाँव रचना है श्रीलाल शुक्ल की। गंधमादन जो रचना है वो आपकी आएगी कुबेरनाथ रॉय की। और जीप पर सवार इल्लियाँ ये आपकी शरद जोशी की रचना है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल, गंधमादन कुबेरनाथ रॉय और जीप पर सवार इल्लियाँ आपकी शरद जोशी जी की है। तो जो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ए का 4th किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए का 4th आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। कभी कभी आपको एक भी पता है, लेकिन आपको जैसे मान लो आपको फर्स्ट को पता था कि आपका 4th ऑप्शन होगा इसका। पगडंडियों का जमाना आपको पता है कि हरिशंकर परसाई जी की रचना है, तो देख लीजिए कहीं और 4 दिया भी नहीं हुआ है, तो आपको आंखें बंद करके यही ऑप्शन है। कभी कभी जरूरी नहीं है, मिलान वाले प्रश्न में एक तरीके से ये आपके लिए एडवांटेज वाले प्रश्न होते हैं कि अगर एक भी रचना आपको याद है तो आपका उत्तर अगर एक ही ऑप्शन में दिया होगा, 2 ऑप्शन में हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन एक में दिया होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 32। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, देवराज, रामविलास शर्मा और लक्ष्मीकांत वर्मा। इधर उनकी कृतियां दी गई हैं। छायावाद का पतन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, नई कविता के प्रतिमान, आस्था और सौंदर्य और कविता के नए प्रतिमान। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 2nd, 1st, 4th एंड 3rd। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं इसका। रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देवराज की रचना है आपकी छायावाद का पतन। रामविलास शर्मा की जो रचना है वो है आस्था और सौंदर्य। और लक्ष्मीकांत वर्मा की जो रचना है वो है नई कविता के प्रतिमान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2nd ऑप्शन सही है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानियों के साथ में सम्मिलित करना है। तो चलिए इधर कहानियाँ दी गई हैं और इधर कहानीकार दिए गए हैं। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली ग्राम, रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं, बाद में इसका उत्तर देखेंगे। 11 वर्ष का जो समय है वो आपको सभी को पता होगा, रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला की है जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। ग्राम कहानी आपकी आती है जयशंकर प्रसाद की, सबसे पहली कहानी मानी जाती है ये जयशंकर प्रसाद की। और रानी केतकी की कहानी है इंशा अल्लाह खां की। तो ए का 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए ए का 4th किस में है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरविधु, दिव्या, चारूचंद्र लेख और परख। तो चलिए इनका मिलान कर लेते हैं। विराटा की पद्मिनी आई थी आपकी वृंदावन लाल वर्मा की, विराटा की पद्मिनी वृंदालाल वर्मा। वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री। दिव्या कहानी आई थी यशपाल जी की। और चारूचंद्र लेख यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 2nd, 1st, 4th एंड 3rd ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित करना है। हिम किरीटनी, अमोला, काल तुझसे होड़ है, गीत फरोश, और इधर उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। त्रिलोचन, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह और शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसको देख लेते हैं। हिम किरीटनी जो रचना है वो आपकी आई थी माखनलाल चतुर्वेदी की। अमोला रचना वासुदेव सिंह त्रिलोचन की है। और काल तुझसे होड़ है ये शमशेर बहादुर सिंह की है। और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो ए का सेकंड ऑप्शन सही है इसका। देखिए ए का सेकंड ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ में सम्मिलित करना है। एक कहानी यह भी, अन्य से अनन्या, हादसे और रसीदी टिकट। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। एक कहानी यह भी सभी को पता है मनु भंडारी की है। अन्य से अनन्या ये आपके प्रभा केतान की है। हादसे कहानी रामवर्गीय गुप्ता की है। और जो आपकी रसीदी टिकट है ये आपकी रचना है अमृता प्रीतम की। तो ए का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। ग्लोबल गांव के देवता, जूठन, मुक्ति पर्व और छप्पर। ये थोड़ा सा गलत है, इसका छप्पर है ये रचना, छप्पर। तो ग्लोबल गांव के देवता अगर मान लो नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे, जूठन कहानी तो सबको पता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। उसके बाद में छप्पर कहानी भी सबको पता है, जयप्रकाश करदम जी की है। अगर इससे भी मिल जाएगा तो भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा करना है। ग्लोबल गांव का जो देवता है ये आपकी रचना है रणेंद्र की। और उसके बाद में आपकी जो रचना आती है माफ़ कीजिएगा, मुक्ति पर्व आती है रचना। मुक्ति पर्व है मोहनदास नैमिषराय की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्योंकि देखिए फर्स्ट का ग्लोबल गांव के देवता ये रचना आपके रणेंद्र की है, ठीक है। फर्स्ट ये सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड ये मिलान है इसका। और जूठन रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। छप्पर जो रचना है वो जयप्रकाश करदम की है। और मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय की है। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित करना है। कुछ कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उसके रचनाकारों के नाम बताना है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कुछ नहीं आता है, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है आपको तो आपको इससे मिलान हो जाएगा आपका। देखिए डी का सेकंड ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, डी का सेकंड ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो ये भी चालाक हैं तो आपको ऐसे नहीं प्रश्न सही करेंगे। तो गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग या रचना आपकी है तुलसीदास जी की। फिर अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग ये रचना है आपकी बिहारी की। अति सूदो स्नेह को मार्ग है ये घनानंद की है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की है। तो गोरख जगायो ए का फिफ्थ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए का फिफ्थ ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ में सम्मिलित करना है। प्रद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, प्रज्ञान नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, न कांतामर्पी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कीरति भनिति भूति बल रसोई, सुरसरी सम सब कहत हित होई, भट्टतौत तुलसी बम्मट भामा और जायसी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसका। प्रदोषो शब्दार्थो ये आपका है मम्मट का। फिर प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी ये आपका भट्टतौत का है। और उसके बाद में न कांतमपी ये आपकी भामा की है। और कीरति भनति ये आपकी है तुलसी जी की। तो ए का थर्ड ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है, ए का थर्ड ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, इल्यूजन एंड रियलिटी, द पोएटिक्स।
द पोएटिक इमेज, तो चलिए मिलान कर लेते हैं जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले वो बाद में देखेंगे, मिलान पहले करेंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आपका है कार्ल मार्क्स का। कम्युनिस्ट जैसे नाम याद आ जाएगा, अगर मान लो नहीं भी पता है तो आप कार्ल मार्क्स इसको, क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारक थे, तो आप इससे इसके आधार पर भी इसका आंसर सही कर सकते थे। द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा टी.एस. इलियट का। और इल्यूजन एंड रियलिटी ये आपकी है कॉर्डवेल की। और द पोएटिक्स इमेज ये आपकी है सी.डे. लेविस की। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट का थर्ड मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। उसके बाद में आपका और कौन सा हम लोगों ने मिलाया था, इल्यूजन एंड रियलिटी, ये रचना है कॉर्डवेल की। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन, सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट केवल एक ही में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अब आपके यहाँ से स्थापना तर्क वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, स्थापना तर्क के प्रश्न बहुत लोगों को कठिन लगते हैं, लेकिन ये कठिन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप इसको एक बार दो बार अच्छे से पढ़ें और इसका अर्थ आप निकाल लें तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ है इसमें, ट्रिक क्या होती है कि आप इन दोनों जो स्थापना और तर्क दिया गया है तो इनके बीच में आप एक शब्द जोड़ लीजिए और वो शब्द है आपका क्योंकि, तो इससे भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि कोई गलत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। भाषा की एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है, बिल्कुल सही बात है। तर्क दिया गया है क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42 का आपका डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत आर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 43 की ओर। सीखने का प्रयत्न किए बिना सीखने की लालसा विफल होती है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगर ये नहीं ना होता तो ये आपका सही हो जाता है। सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है, सिखा तभी पाएगा एक शिक्षक जब वो खुद सीखा रहेगा। बिना सीखे हुए कैसे, हाँ पूर्णता नहीं होगा, ये तो है कि पूर्ण रूप में नहीं कोई भी होता है, एकदम भगवान नहीं होता है, वो भी सीख करके ही आता है। तो सीखना आवश्यक नहीं, इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता, बिल्कुल सही बात है क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45 को बढ़ते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये तो गलत है क्योंकि नहीं बनाती तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। अब आपका ये आ जाता है गद्यांश। देखिए गद्यांश भी आपको बहुत, ये प्रश्न है, अगर चाहें तो आप सबसे पहले यही प्रश्न कर लीजिए क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम छोटे छोटे प्रश्नों में ज़्यादा समय लगा देते हैं और जब बड़े प्रश्न आते हैं तो उनको देख के ही घबरा जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि गद्यांश और स्थापना तर्क वाले प्रश्न आप पहले कर लीजिए ताकि इत्मीनान से आपके प्रश्नों की संख्या, जब आपके पास समय रहेगा भरपूर तो आपको ये गलत करने के चांस कम हो जाएंगे। तो लेकिन समय तो एक तरीके से आपको, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपका स्पीड नहीं बनेगी क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 भी करना होता है, पेपर 2 भी करना होता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको सेकंड पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है और सब्जेक्ट के पेपर में सबको कमांड होती है। तो कोशिश कीजिए जो पहले आता है, यही हम लोग को स्कूल में भी सिखाया जाता था, हमारी शिक्षिकाएं हमको यही कहती थी, जो आपको पहले आता है वो प्रश्न पहले कीजिए, जो आपको नहीं आता है फिर जो बाद में आता है उसको बाद के लिए रखिए क्योंकि फ्रेश माइंड से फ्रेश चीज़ें करेंगे तो नंबर आपके जल्दी जल्दी आ जाएंगे और आपका मन एकदम बाद में एकदम परेशान हो जाएंगे और आपको लगेगा अरे हमको आता है लेकिन आपका पास समय की कमी होगी तो आप आते हुए प्रश्न भी गलत कर देंगे।
तो कोशिश ये कीजिए कि आप सबसे पहले तो आप इसका टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि आपको, अब जैसे आज मैं आपको 50 प्रश्न करवा रही हूँ, अभी 50 प्रश्न हैं, तो मान लीजिए आपका ये वीडियो आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में आप 50, तो 1 घंटे में आप सोचिए कि हमको 100 क्वेश्चन कर लेने हैं, तभी आपके पास समय बच पाएगा पेपर 1 के लिए। लेकिन होता क्या है कि पेपर 1 में 1.5 घंटे लगा देते हैं, फिर बहुत थोड़ा समय बचता है हम लोग को पेपर 2 करने का, क्योंकि उसमें 100 प्रश्न करने होते हैं, तो फिर आपका प्रश्न पत्र छूटने का बहुत इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, खुद से पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं, तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है, और अब आवाज़ें बंद हो जाती हैं, और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ ये गद्यांश है। तो चलिए इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? सुंदर, शांत और चंचल, बुद्धिमान और कायर, तमो और रजोगुण से परिपूर्ण, या फिर धीर, गंभीर और आज़ाद? बिल्कुल सही उसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीर, गंभीर और आज़ाद। प्रश्न नंबर 47, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? वीरता के संदर्भ में, आलस के संदर्भ में, गाढ़ी नींद के संदर्भ में, या फिर कायरता के संदर्भ में? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीरता के संदर्भ में। गलत मत कीजिएगा, पता चले आप गाढ़ी नींद और ये कायरता वाला कर दें, गलत। इसलिए कहते हैं पैसेज को पढ़ लीजिए, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए फिर पैसेज जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? लोग डरकर भाग जाते हैं, अपनी वीरता खो देते हैं, सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, या फिर युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। नेक्स्ट, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? पहाड़ की तरह ऊंची और पानी की तरह तरल, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर, हवा की तरह अमूर्त और आग की तरह ज्वलनशील, और बर्फ की तरह शीतल और चीनी की तरह मीठी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। आखिरी प्रश्न आज का, इस अवतरण का मुख्य शीर्षक क्या होगा? और ये कई बार भी आ चुका है इस शीर्षक में, सच्ची वीरता इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा ये आपको वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। और इसी तरीके से 2010 के हम 2 पेपर कर चुके हैं, 2011 के आज हमने 2 पेपर कर लिए हैं, जून का मंथ का भी और आपका दिसंबर मंथ का भी। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 2012 का। इसी तरीके से हम डे बाय डे 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये सारे प्रश्न पत्र कर लेंगे। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और इसी को देखकर आपने तैयारी कर ली होगी, तो भी आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपका 40 to 50% आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जितना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया, उसका उत्तर भी आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।